आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस का है। इन इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले बैकग्राउंड आ जाएगा कि इस मिथ का, इस मैथोलॉजी का एक बैकग्राउंड था, एक प्रॉपर सेटअप था। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई ग्रीक्स एंड गॉडेस क्रिएटेड, तो इनकी ज़रूरत ही पेश क्यों आई। उसके बाद हम फैमिली ट्री देखेंगे जहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद हम लिस्ट ऑफ ग्रीक गॉड्स देखेंगे, ग्रीक गॉड एंड गॉडेस वगैरह। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड्स एंड हीरोज का तस्वर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, और ये तस्वर तकरीबन फिफ्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ बीसी के टाइम पीरियड में एक ग्रीक फिलोसफर प्लेटो ने मुतारफ करवाया। आल्दो तमाम एरियाज और हर किस्म के सिविलाइजेशन में हर किस्म की मिथ और बिलीफ पाए जाते हैं, और इस मिथ के मुताबिक गॉड्स का तस्वर एक नेचुरल फिनोमिना है। उसके बाद इसीलिए एंशिएंट टाइम्स के पोइट और आर्टिस्ट वगैरह ने ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायरेशन हासिल की, और फिफ्थ सेंचुरी बीसी के हिस्टोरियन ने अपने वर्क्स में अपने गॉड्स की खूबसूरत के हामिल हीरोज को एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर दिखाया है। फॉर एग्जांपल इलियड जो है, होम्स जो है उसने अपने इलियड में ज़ूइस और लेटो का एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग हीरोइक कैरेक्टर को लिखा, जिसको पढ़कर रीडर ने ग्रीक गॉड्स के मिथ को ना सिर्फ गेन किया बल्कि इसे प्रोसीड करने की भरपूर कोशिश की। एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी को समझने के लिए हेसियड की लिखी गई थियोगनी 700 बीसी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल होती है। हाउएवर ग्रीक मैथोलॉजी की हकीकी एग्जिस्टेंस को जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, मगर ये बिलीव किया जाता है कि ये मैथोलॉजी ओरल ट्रेडिशन के टाइम से चली आ रही है, जब स्टोरीज के थ्रू नॉलेज को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता था, जो कि क्रिएट की माइनन सिविलाइजेशन से तकरीबन 1100 बीसी टू 3000 तक शुरू होती है। उसके बाद इसे सबसे पहले ओरल पोएटिक ट्रेडिशन के तौर पर 18 सेंचुरी बीसी में मुतारफ़ करवाया, जिसमें ट्रोजन वार और इसके आफ्टरमैथियस को ऑब्जेक्टिव बनाकर स्टोरीज में या फिर एपिक पोम में एक्सप्लेन किया जाता रहा। तो ये इसका एक ओवरऑल बैकग्राउंड था इस टॉपिक का, ग्रीक गॉड का, कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे ये चली। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस क्रिएटेड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीक इंसेस्टर्स को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि इन गॉड्स और गॉडेस की इनकी मैथोलॉजी को क्रिएट किया जाए। एंशिएंट ग्रीक का ये मानना था कि ये गॉड्स और गॉडेस हमारे इर्द गिर्द नेचर को ना सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि उसके साथ वो हमारी लाइफ को भी गाइड करते हैं। वो बिल्डिंग्स, माउंटेन, स्टैचूज और उनको बनाकर इन गॉड्स और गॉडेस को ऑनर पेश करते थे, और ग्रीक के लोग इन गॉड्स और देवताओं की बहादुरी और एडवेंचर्स की स्टोरी को मैथोलॉजी के तौर पर सुनाया करते थे, जो कि एक ओरल ट्रेडिशन बन चुका था। वो ये भी जानते और मानते थे कि इन देवताओं और देवियों के पास किसी किस्म की खास स्पेशल पावर तो नहीं होती, मगर वो तमाम इंसानों से किसी न किसी लिहाज से सुपीरियर होते हैं, और वो तमाम ह्यूमंस की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने, शादियाँ करने, बच्चे पैदा करते, लड़ाई झगड़े और जंगें लड़ा करते थे। इसके साथ एंशिएंट ग्रीक्स फेट और प्रोफेसी यानी मुस्तक़बिल जो फ्यूचर है उसकी पेशीनगोई करते थे, प्रेडिक्शन पे यकीन रखते थे। इसके लिए वो एक्सपर्ट्स यानी ऑरेकल्स के पास जाते थे और उनसे मशवरा करते उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। इस वक़्त डेल्फी के शहर में टेंपल ऑफ अपोलो एक मशहूर ऑरेकल के तौर पर जाना जाता था। वहाँ मौजूद प्रीस्ट यानी पादरी वगैरह खुदाओं से बातें किया करते थे। प्रीस्टेस इन पैगामात को गॉड से रिसीव करके प्रीस्ट इनको ट्रांसलेट करते और फिर इनके जवाबात आने वालों को बताए जाते थे, जो कि अमूमन बादशाहों और लीडर्स को मिसलीड करते जो वहाँ एडवाइस लेने आया करते थे। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फैमिली ट्री का है। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था कि वो उनको क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने गॉड्स को और गॉडेस वगैरह को क्रिएट किया, और उनसे वो क्या है फ्यूचर के प्रेडिक्शन लिया करते थे, उनको ऑनर दिया करते थे। तो फैमिली ट्री की अगर बात की जाए तो फैमिली ट्री ऑफ ग्रीक गॉड्स, द थियोगनी में यूनिवर्स की जर्नी को बिल्कुल शुरुआत यानी नथिंगनेस यानी जब कुछ भी नहीं था तब से लेकर एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी शुरुआत केओस से होती है, और फिर इसकी फैमिली ट्री और उसकी एलिमेंट्स की डिटेल को एलेबोरेट किया गया है।
कहा जाता है कि ये ग्रीक गॉड्स और गॉडेस वगैरह ग्रीस के सबसे ऊंची माउंटेन जो माउंट ओलंपस है पर रहते हैं। ये ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये डेटीज यानी देवता वगैरह आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। एंशियंट ग्रीक का ये बिलीफ और पर्टिकुलर बिलीफ जो है वो है जो इन्हें खुद इस यूनिवर्स को समझने में मदद फराहम करता है। ग्रीक मैथोलॉजी का हर कैरेक्टर एक मुख्तलिफ और डिस्टिंक्ट पोजीशन रखता है, यानी हर देवता एक दूसरे मुख्तलिफ खसूसियत का ट्रेड का हामिल है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि एक लिस्ट है गॉड्स की और गॉडेस की। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गॉड है वो गॉड ऑफ ज़्यूस है। उसके बाद पोसीडियन है, फिर डेमीटर है, फिर हेफेस्टस है, फिर अथीना है, एफ्रोडिट है, और इसी तरह उसके बाद एरिस है, हीरा है, अपोलो है, अर्टिमिस है, हरमन्स है, डायनिसिस है। तो ये ओवरऑल जो है वो गॉड की लिस्ट है, जो जिन गॉड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले सबसे पहले जो हमारे पास जो गॉड है वो गॉड ऑफ ज़्यूस है, यानी गॉड ऑफ स्काई। गॉड ऑफ स्काई ज़्यूस को किंग ऑफ ओलंपस भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल देवता माना जाता है। गॉड ऑफ स्काई होने की वजह से इसके टेम्पर से मौसम इफेक्ट होते हैं, और ये माना जाता है कि ज़्यूस तमाम दूसरे देवी देवताओं पर हुकूमत करता है और इनमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी समझा जाता है। उसके बाद इसकी इबादत एंशिएंट ग्रीक के लोग जो हैं वो श्राइन्स मंदिरों में और रोज़मर्रा की प्रेयर्स में किया करते थे। ज़्यूस में ये खसूसियत थी कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। उसके बाद ये था कि दूसरी खसूसियत इसकी ये थी कि वो क्वीन ऑफ गॉड्स यानी हीरा का हस्बैंड था। उसके साथ साथ ये मशहूर था ग्रीक हीरो यानी हरकुलिस का फादर है। ज़्यूस का मतलब है ब्राइट और स्काई के हैं। थंडरबोल्ट इसका वेपन है जिसे जो है वो साइक्लोप्स ने ज़्यूस के लिए डिज़ाइन किया था। तो ये ओवरऑल इसका बेसिक ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था कि जो ज़्यूस है वो किस चीज़ का गॉड है और कैसे काम करता है और इसके अंदर कौन-कौन आता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट गॉड है वो है पोसाइडन, ग्रीक गॉड ऑफ सी है। ये गॉड ऑफ सी माना जाता है। इसके साथ ये ज़्यूस का ब्रदर है। पोसाइडन एक मोस्ट पावरफुल ग्रीक गॉड है। ज़्यूस की तरह पोसाइडन का उसके टेम्पर से उसके मूड स्विंग से जो है वो क्या होते हैं, ओशन का जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके मूड्स को कंट्रोल किया जाता है। ये समुद्रों दरियाओं में मौजूद पानी पोसाइडन गॉड के हुक्म से चलते हैं और यही गॉड जो है वो इस पानी को कंट्रोल करता है। इसीलिए सेलर्स और कश्तीरान वॉयज पर जाने से पहले गॉड ऑफ सी यानी पोसाइडन से सेफ जर्नी की प्रे करते हैं। उसका थ्रोन ग्रे ग्रीन वाइट स्टिकर्स वाले मार्बल से बना हुआ है जिस पर पर्ल और गोल्ड और कोरल की झलक नजर आती है। इसके आर्म्स की शक्ल जो है वो सी बीर से मिलती है। इसकी शादी जो है वो एम्फेराइट यानी ग्रीक गॉड से हुई है। इसका वेपन जो है वो ट्रीडेंट होता है जिसके 3 दांत होते हैं और वो इसकी मदद से पानी को स्टायर करता है, जिसकी वजह से शिप की हरकत में तब्दीली नजर आती है और ये ट्रीडेंट इसका सिंबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो डिमीटर है। डिमीटर पोसाइडन की बहन होती है। इसे ग्रीन और यानी गॉडेस ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, जिसमें तमाम यूजफुल फ्रूट और ग्रासेस और ग्रेन वगैरह शामिल होते हैं। इसका थ्रोन ब्राइट ग्रीन मलकाइट से बना है जो कि गोल्ड से ऑर्नामेंटेड रहता है। उसके थ्रोन में गोल्डन पिग्स फॉर लक लगे होते हैं। डिमेटर की नेचर में ये शामिल होता है कि वो अक्सर स्माइल करती रहती है, सिवाय उस वक्त जब उसकी बेटी यानी फेस्फोन की शादी गॉड ऑफ हेटफुल हॉर्स डेड के साथ होती है, जो कि साल में एक दफ़ा इसे मिलने आती थी। डिमेटर लड़की थी मगर वो बहुत वाइल्ड थी और किसी को भी फेस्फोन की फादर के नाम भी नहीं पता था, याद तक नहीं था। प्रोबेबली दूसरे ममालिक के कुछ गोल्ड की उससे शादी होती है, गॉड्स की, जिन्होंने उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल में
ड्रंकन जोक्स के नतीजे में विन किया और उससे शादी की। डिमीटर का इम्बेंडम अलामत एक पॉपी सीड जो कि बेल यानी जौ की फसल में रेड एज अ ब्लड की तरह ग्रो करता है। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी बेटी के शादी करने कर जाने के बाद उसने मतलब हंसना छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है वो हिफेस्टियस है। हिफेस्टियस ग्रीक गॉड जो कि ज़ूइस और हीरा का बेटा है। ऑल्दो ये तमाम ज्वेलर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, मजून्स और कारपेंटर्स का गॉड था और इसे गॉड ऑफ फायर भी कहते हैं। इसलिए इसने तमाम मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल थे को कंबाइन करके अपना एक मास्टरपीस थ्रोन तैयार किया। इस थ्रोन के आर्म्स अप और डाउन मूव कर सकते थे और वो जहाँ चाहता था इसको हरकत दे सकता था, जैसे कि इसकी वर्कशॉप में मौजूद है 3 टांगों वाला गोल्डन टेबल। इसकी हबल्ड वॉक यानी लड़खड़ाहट वाली चाल बचपन से ही थी। जब एक दफ़ा ज़ूइस ने हीरा से लड़ाई की और इस पर रोर किया। उसका इम्बेलम यानी कोयल कोयल को एक परिंदा था उसका इम्बेलम जो है, जो कि स्प्रिंग टाइम में हॉबलिंग डांस किया करता था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास गॉड है वो एथीना है। एथीना हिफेस्टियस के बाद एथीना का जिक्र आता है, जिसे गॉड ऑफ विजडम भी कहते हैं। इसको एथिन भी स्पेल किया जाता है, एथीना भी स्पेल किया जाता है। ग्रीक रिलीजन में इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हैं। हिफेस्टियस को पहली दफ़ा टूल्स को हैंडल करना इसी ने सिखाया था और ये गॉडेस ऑफ वार है, हैंडक्राफ्ट है एंड प्रैक्टिकल रीजन के लिए भी मशहूर है और वो पोइट्री, वेविंग और तमाम यूजफुल आर्ट्स को बहुत अच्छे से जानती है। इवन कि इसकी फील्ड में इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसके सिल्वर थ्रोन के ऊपर बैक साइड पर गोल्डन प्लास्टिक वर्क बना हुआ है और इसका क्रेयॉन जो है वाइटलेस के साथ बना हुआ है। अगरचे वो बहुत वाइट थी मगर फिर भी अपने पेरेंट्स के नाम पे उसे अपने पेरेंट्स के नाम तक नहीं मालूम थे। उसके बाद फोसिडन गॉड का ये दावा था कि वो इसकी बेटी है क्योंकि उसकी शादी एक अफ्रीकन गॉडेस लिबिया के साथ हुई थी और ये सच था। वो अपने बचपन से लिबियन लेक के शोर्स में घूमती नजर आती थी। इसके बावजूद उसने एडमिट कर लिया था कि फोसिडियन जो है वो फोसिडियन इसको अपनी बेटी कंसीडर करता है, मगर फिर भी उसने ज़्यूस से कहा कि वो इस तरह प्रटेंड करे कि उसका बाप ज़ूइस है। फिर एक दिन ज़्यूस ने ऐलान कर दिया कि एथेन उसकी बेटी है और उसे फुल आर्मर की तरह ड्रेसअप किया। पहले कभी उसने बैटल में हिस्सा नहीं लिया था मगर इसके बाद जब वो लड़ी उसने फतह हासिल की। उसने एक वाइज ऑल को अपने इम्बेलम के तौर पर जाहिर किया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट गॉड है वो है एफ्रोडाइटी। ये एथिन के बाद एफ्रोडाइटी का जिक्र आता है ग्रीक गॉड्स के अंदर, जिसे गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी भी कहा जाता है। कोई नहीं जानता था कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। गॉडेस ऑफ लव होने की वजह से उसका सिंबल जो है वो डव्स, रोजेस, स्वान्स और स्पैरोज थी और ये एंशियंट ग्रीस के बाद बहुत सी स्टेट्स में वर्शिप के लिए मशहूर थी। एफ्रोडाइटी के बारे में कहा जाता था कि ये ज़ूस की बेटी है या फिर ये किसी सी के पास शेल में बड़ी हुई थी, यानी इसके सी के कनेक्शन की वजह से एफ्रोडाइटी को ज़ूस की बेटी माना जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो एरस है। एरस ये ज़ूस और हीरा का बेटा है। एरस को ग्रीक गॉड्स ऑफ वार कहा जाता है और ये क्रूअल गॉड था, इसलिए एरस को इसके पेरेंट्स भी पसंद नहीं करते थे और दूसरे गॉड्स की निस्बत इसकी बात भी कम की जाती थी। इसके एम्बेलम में डॉग और वल्चर शामिल हैं। यूजुअली एरस के हाथों में एक ब्लॉक्स यानी सेप्टर कुल्हाड़ा, एक ब्लू सॉक्स रहता था, हर वक्त मौजूद होता था और उसकी जो है वो वर्शिप वगैरह ग्रीस के अंदर ज़्यादा नहीं की जाती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो हीरा का है, जिसे गॉडेस ऑफ मैरिज कहा जाता है। ये ज़ूस की वाइफ थी और हीरा तमाम ग्रीक गॉडेस की क्वीन मानी जाती है। उसके अलावा इसे मैरिज, वुमेन, फैमिलीज और बर्थ की गॉडेस माना जाता है। हाउएवर हीरा जो है वो चाइल्ड बर्थ की गॉडेस भी कहलाती हैं। हीरा को एक वेंजफुल देवी माना जाता था। हीरा का जो सिंबल है वो मोर है जो कि एक पेड़ की शक्ल में मौजूद है। इस गॉडेस की क्वालिटी ये थी कि ये दूसरी तमाम गॉडेस की जेलसी को कंट्रोल करती थी
और इसको जूनो के नाम से, रोमन में से जूनो के नाम से भी जाना जाता है। और ये एपिटाइट की जाती है एक्सॉइड के तौर पर भी, क्योंकि इसके लार्ज और फुल आइज की वजह से इसको ऐसे माना जाता था। उसके बाद ये बहुत, इसका हाइट बहुत लंबी थी, ये टॉल थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अपोलो है। अपोलो को ग्रीक गॉड ऑफ सन, म्यूजिक, पोइट्री, आर्ट वगैरह कंसीडर किया जाता है। दूसरी चीज़ों में ऑर्चरी, डांस और हीलिंग वगैरह शामिल हैं। ज़्यूस का सन होने के एतबार से अपोलो दूसरे गॉड और गॉडेस के लिए अपनी गोल्डन लेयर, ये यू शेप का आला के तौर पर म्यूजिक प्ले करता था। उसके साथ साथ अपोलो दूसरे ह्यूमन को आर्ट ऑफ मेडिसिन भी सिखाता है, इसलिए इसको हीलर के नाम से जाना जाता है। ना सिर्फ वो लोगों की बीमारियों का इलाज करता है, बल्कि वो नुकसान पहुंचाने वाले इन्फेक्शन को सजा देता है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आर्टेमिस है। आर्टेमिस गॉडेस ऑफ हंट एंड वाइल्ड, और गॉडेस ऑफ हंटिंग है, एंड मून है, एंड चेस्टी है। आर्टेमिस, जिसे ग्रीक गॉडेस ऑफ हंट और वाइल्ड माना जाता है, ये अपोलो की ट्विन सिस्टर है। आर्टेमिस जोइस की एक और बेटी है। गॉडेस ऑफ हंट होने की वजह से ये अपने हंटिंग बो की मदद से हंटिंग करती है, और एक हंटिंग डॉग इसका कंपेनियन था। रूरल पॉपुलेशन के दरमियान आर्टेमिस की पसंदीदा, आर्टेमिस जो है वो एक पसंदीदा गॉडेस थी। आर्टेमिस किसी को भी पनिश कर सकती थी, जो भी कोई जानवर वगैरह, किसी जानवर वगैरह को नुकसान पहुंच जाता था, क्योंकि ये खुद हंटिंग करती थी, और अगर कोई और जो है वो जानवर वगैरह को नुकसान पहुंचाता था तो ये उसको पनिश करती थी, इसलिए इसको गॉडेस ऑफ एनिमल भी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है वो हार्मिस का है। हार्मिस मैसेंजर ऑफ गॉड है। हार्मिस एक मैसेंजर गॉड है। इसे ज़ूस का यंगेस्ट सन कहा जाता है। ये तमाम ग्रीक गॉड्स का मैसेंजर था, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये एक ट्रस्टवर्थी गॉड था। इसने विंग्ड शूज़ पहन रखे थे। इसके अंदर फ्लाई करने की साइड भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता था। हार्मिस को ट्रैवलर्स और मर्चेंट का प्रोटेक्टर कहा जाता है, और इसके अलावा इसको डिवाइन ट्रिक स्टार के नाम से भी याद किया जाता है। इसे बोर्डिंग और बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक वगैरह का इन्वेंटर भी माना जाता है। तो ये था हर्मिस का करेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टर है वो डियोनिसिस है। डियोनिसिस कौन है? ये गॉड ऑफ वाइन समझी जाती है। ये हमारे पास लास्ट करेक्टर है जिसको हम ग्रीक गॉड्स के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। डियोनिसिस एंशिएंट ग्रीक कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे गॉड ऑफ वाइन, थिएटर, म्यूजिक समझा जाता है। इसे ग्रीक गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी समझा जाता है। इसे जो है वो थिएटर, वाइन और फर्टिलिटी वगैरह का गॉड माना जाता है। ये एक मशहूर ग्रीक गॉड है। ज़्यूस के सन होने की वजह से इसमें क्या है, ग्रेप्स को कल्टीवेट करके वाइन बनाने के एक्सपर्ट समझा जाता है। और ये कमाल जो है वो सिर्फ इसी में है, और ये मुकम्मल करने वाला ये फर्स्ट पर्सन था, और ये काम जो है वो किसी और के बस का था ही नहीं। ठीक है, तो ये डायनासिस ने ये काम फर्स्ट टाइम पे किया था, और ये अमल करने वाला ये फर्स्ट पर्सन था। इसने दूसरे लोगों को वाइन बनाने का तरीका सिखाया, और फिर इसे माउंट ओलंपस भी पहचानता था, क्योंकि इसे ट्रैवलर ग्रीक गॉड में सबसे ज़्यादा लास्ट गॉड होने का एजाज़ हासिल था। तो ये थे ओवरऑल हमारे ग्रीक गॉड, उनकी हिस्ट्री, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और उनकी लिस्ट को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि कौन सा गॉड जो है वो किससे रिलेटेड है और उसके क्या काम वगैरह हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।